प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को लेकर विमर्श। दिल्ली में आज से रायसीना डायलॉग। राज्य में पर्व त्योहारों की धूम। मुख्यमंत्री आज रामगढ़ स्थित पैतृक गांव नेवरा में आयोजित महापर्व में होंगे शामिल। रंगोत्सव, होली का भी राज्य भर में दिखा उत्साह। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सामूहिक प्रयास से विकास और जन कल्याण को नया आयाम देने की दोहराई प्रतिबद्धता। रांची में कई लोगों से की मुलाकात। और भारत और इंग्लैंड के बीच T20 का सेमीफाइनल मुकाबला आज। विजेता टीम की 8 मार्च को न्यूजीलैंड से होगी खिताबी भिड़ंत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। फिनलैंड के राष्ट्रपति भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच सहयोग और साझेदारी को लेकर द्विपक्षीय वार्ता हुई। फिनलैंड के राष्ट्रपति शाम में अपने भारतीय समकक्ष द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। बात हुई है और ये हैदराबाद हाउस की तस्वीरें हैं जब दोनों के बीच ये मुलाकात हुई है और भारत और फिनलैंड के बीच कई द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बातचीत हुई है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और फिनलैंड के राष्ट्रपति की मुलाकात की तस्वीरें, जब दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बातचीत हुई है। व्यापार को दोगुने करने संबंधी बातचीत हुई है। साथ ही साथ किस प्रकार दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ किया जा सके, उस पर बात हुई है। नई दिल्ली में आज से रायसीना डायलॉग की शुरुआत हो रही है। इस संवाद कार्यक्रम का ये 11वां संस्करण है जो 7 मार्च तक चलेगा। इस दौरान वैश्विक नेता समकालीन चुनौतियों और सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। दिल्ली में आज 11वें रायसीना डायलॉग का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मेलन वैश्विक कूटनीति, रणनीतिक मामलों और समकालीन अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर मंथन का प्रमुख मंच बन चुका है। विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस डायलॉग में दुनिया के कई देशों के मंत्री, नीति निर्माता, सैन्य अधिकारी, थिंक टैंक विशेषज्ञ और कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, इंडो पैसिफिक रणनीति, उभरती तकनीक, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और ग्लोबल साउथ की भूमिका जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। रायसीना डायलॉग को भारत की कूटनीतिक पहचान का प्रतीक माना जाता है। ये मंच भारत को वैश्विक मुद्दों पर अपनी दृष्टि रखने और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करने का अवसर देता है। पिछले कुछ वर्षों में ये सम्मेलन एशिया का प्रमुख जियोपॉलिटिकल संवाद बनकर उभरा है, जहां नीतिगत दिशा तय करने में अहम विमर्श होते हैं। 11वें संस्करण के जरिए भारत एक बार फिर ये संदेश दे रहा है कि बदलती विश्व व्यवस्था में संवाद और सहयोग ही स्थिरता और शांति का आधार है। 10 राज्यों की 37 सीटों पर राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में नामांकन का आज आखिरी दिन है। 16 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इधर नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों को बल मिला है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी इच्छा जताई और कहा कि बिहार में सरकार को समर्थन जारी रहेगा। कई दिग्गज राज्यसभा चुनाव का आज पर्चा दाखिल करेंगे। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज समाप्त की जाएगी। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच कल यानी शुक्रवार को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 9 मार्च तय की गई है। 16 मार्च को मतदान होगा और उसी दिन परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।
इन 37 सीटों में छत्तीसगढ़ की 2 सीटें भी शामिल हैं। वहीं तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने एक विशाल गठबंधन तैयार किया है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। इस समझौते के मुताबिक कांग्रेस तमिलनाडु में 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो आगामी राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए भी एक सीट आरक्षित की गई है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश आज राज्यसभा के लिए नामांकन कर सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नामांकन दाखिल करने से पहले पटना में महावीर मंदिर पहुंचकर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। राज्य भर में विभिन्न पर्व त्योहारों की धूम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होली के दूसरे दिन मनाए जाने वाले बाहा पर्व में शामिल होने के लिए कल शाम रांची से रामगढ़ स्थित पैतृक गांव निमरा पहुंचे, जहां वे आज परिवार के साथ बाहा पर्व में हिस्सा लेंगे। ये पहला मौका होगा जब गुरुजी की अनुपस्थिति में निमरा में बाहा पर्व में परिवार शामिल होगा। राज्य भर में कल रंगोत्सव होली की भी धूम रही। खास और आम सभी रंगों से सराबोर नजर आए। रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता मौजूद रहे। फगुआ गीत से वातावरण गुंजायमान रहा और सभी नेता होलियाना अंदाज में नजर आए। लौ नगरी जमशेदपुर में होली के मौके पर हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कवि सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से आए कवियों ने रंगोत्सव के माहौल में हास्य रंग घोला और श्रोताओं को ठहाके लगाने पर मजबूर किया। मुरझाया हूँ और फूल खुशबू के लाया हूँ और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छूटा मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इनके इलाके में कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दे, ये लड़के को बहुत मारते हैं और फिर लड़की से बोलते हैं कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इनको भी ये लाइन बोलने की आदत हो गई कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। घर वालों ने शादी कर ली और सुहागरात पे हिंदू को उठाया और आदत से मजबूर। जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और तालियां तो इस बात पे बजा देना कि शादी के 15 साल बाद अपने इसी वचन पे कायम किया है। उनमें मैया को आशीर्वाद दे दो, शेयर मार्केट में बढ़ जाए, ऐसा आशीष चाहिए। बाबा कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे, वहीं पे खड़े रहे। सीता जी ने फिर डुबकी मारी, फिर निकली। कहने देखो बाबा आपको कसम है कोई ऐसा आशीर्वाद दे दो कि शेयर मार्केट हुए। तो जो नागा बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद पे सबकी तालियां मुझे नीचे से ऊपर तक चाहिए, कोई हाथ मत रोकना। नागा बाबा को आशीर्वाद दो कि शेयर मार्केट हुए। नागा बाबा बोले देखो सीता मैया मैं कोई नागा बाबा भागा बाबा नहीं, मैंने खुद अपना सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया।
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से आज रांची में कई लोगों ने मुलाकात और संवाद किया। इस दौरान जन समस्याओं के समाधान को लेकर विकास को नया आयाम देने को लेकर काफी देर बातचीत हुई। श्री सेठ ने सामूहिक प्रयास से विकास और जन कल्याण को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता दोहराई। भाजपा के वरिष्ठ नेता मृत्युंजय शर्मा ने भी विकसित और सुविधा संपन्न झारखंड निर्माण में सामूहिक भागीदारी पर बल दिया है। रांची में डीडी संवाद के तरह हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की। कार्यक्रम के बीच हमारे साथ भाजपा नेता मृत्युंजय शर्मा जुड़े हुए हैं। आइए हम इनसे जानेंगे कि झारखंड का जो रजत जयंती वर्ष हम मना रहे हैं, इसे ये किस रूप में देखते हैं। बहुत खुशी की बात है। एक हमारा राज्य जो 25 वर्ष पहले इस मूर्त रूप में आया और आज हम 25 वर्ष एक तरह से रजत जयंती मना रहे हैं उसकी। और डीडी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की चर्चा यहाँ पे आयोजित की गई कि 25 वर्ष में हम कहाँ तक पहुँचे हैं, आगे क्या कर सकते हैं, अब जब तक इस प्रकार की चर्चाएँ नहीं करते हैं, जब तक इस प्रकार के विशेषज्ञों को अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को बुलाते नहीं हैं, आपस में बैठते नहीं हैं, तब तक एक्चुअली अपने राज्य को कहाँ है वो इवैल्यूएशन, आगे कहाँ ले जाना है वो इवैल्यूएशन, वो संभव नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि डीडी न्यूज़ ने वो मंच प्रदान किया है जहाँ मैं देख रहा था कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों से, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, एजुकेशन हो, सब लोग आए हुए हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं, सब सुन रहे हैं और बहुत ही एक ओपन माइंड से लोग सुन रहे हैं, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी राज्य के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि सब लोग राज्य के विकास पे, उसके आगे की जर्नी पे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं डीडी न्यूज़ को इसके लिए। डेटा और एआई अगर आप देखेंगे तो दुनिया के सारे देश करीब करीब कोशिश कर रहे हैं कि इन क्षेत्रों में एक प्रकार से बढ़त बनाएं। अगर हम इन क्षेत्रों में बढ़त नहीं बना पाते हैं तो बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने बहुत सारे, इस बार के बजट में भी अगर आप देखेंगे, बहुत सारे राज्य सरकारों ने भी बात की, हमारे राज्य सरकार ने भी इनफैक्ट एआई पे बात की है। तो डेटा पे, एआई पे, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हम जिसको बोलते हैं, उन पे जितना ज़्यादा बात करेंगे, देखिए किसी भी देश या प्रदेश को अगर ग्रो करना है तो आप वो ट्रेडिशनल रास्ते से नहीं जा सकते कि खेती ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे या जो लो वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग होता है वो करेंगे। आप कोशिश करते हैं कोई एक ऐसी नई चीज़ को पकड़ने की जिसका रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हो। तो एआई और डेटा वैसे फील्ड्स है जिस पे अगर कोई भी देश या प्रदेश फोकस करे, अगले 10-15 वर्षों तक लगा रहे, तो बहुत बड़ा लीप लेगा वो, बहुत बड़ा जंप लेगा वो। इनफैक्ट केंद्रीय बजट में इस बार ऑरेंज इकोनॉमी पे खास फोकस किया गया है और इसके लिए अलग से बजटीय प्रावधान भी किए गए हैं। ऑरेंज इकोनॉमी से आप युवाओं को क्या कुछ समझाना चाहेंगे? देखिए, ऑरेंज इकोनॉमी बेसिकली क्या है कि उसमें एवीसीजी सेक्टर बोलते हैं, एनिमेशन, वीडियो ग्राफिक्स, इस तरह वो 4 सेक्टर्स है उसमें। तो एसेंशियली क्या है कि जो भी ये न्यू एज स्किल्स हैं जो हर जगह यूज़ होते हैं, डिजिटल वर्ल्ड में यूज़ होते हैं, एआई में यूज़ होते हैं, मूवीज़ में यूज़ होते हैं, आप सोशल मीडिया पे आजकल उसका बहुत ज़्यादा यूज़ देखते होंगे। तो उन क्षेत्रों में भी हमारे युवा कितने ज़्यादा स्किल्ड हो पाएँ, क्योंकि अगेन ये इमर्जिंग फील्ड्स हैं। देखिए, बहुत सारे पुरानी जो नौकरियां थी या जॉब्स थे वो अब धीरे धीरे खत्म होंगी और ये न्यू जॉब्स निकल कर आएंगे। तो हम अगर अपने बच्चों को इन सेक्टर्स में स्किल कर पाएंगे तो उनको आगे भविष्य के लिए तैयार कर पा रहे। और दूसरा, ये जो सेक्टर्स है अपने आप में बहुत हाई ग्रोथ सेक्टर्स है, तो अगर इन सेक्टर्स में हम एक बढ़ोतरी ले लेंगे तो देश का ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छा होगा। जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किस तरह से झारखंड ने 25 वर्षों में प्रगति की, इसके अलावा किस तरह से तकनीक की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और ऑरेंज इकोनॉमी की अगर बात करें तो इसका जिस तरीके से प्रावधान किया गया है उससे युवाओं को क्या कुछ लाभ होगा। डीडी न्यूज़ रांची के लिए सहयोगी सौरभ कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र अंतर्गत बरमसिया फुटबॉल मैदान में कल फायरिंग की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि डीजे बजाने और पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद फायरिंग की घटना में 2 युवक घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। फायरिंग के आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास जारी हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। विकसित राष्ट्र के निर्माण में सामूहिक प्रयास से देश के कदम आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्र और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत ने ब्रिटेन समेत कई देशों के साथ व्यापार समझौता किया है, जो विकास की यात्रा में अहम कड़ी मानी जा रही है। 2047 में विकसित भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 6 मई 2025 को पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के
सफल समापन की घोषणा की और इसके बाद 24 जुलाई 2025 को दोनों देशों ने व्यापार, आर्थिक और व्यापार समझौते यानी CETA पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए। इसके तहत दोनों देशों के बीच 56 अरब डॉलर के व्यापार को 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इस समझौते के तहत यूके को भारत के 99% निर्यात पर शुल्क समाप्त हो गया है, जो व्यापार मूल्य का करीब 100% है। इसमें कपड़ा, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण और खिलौने जैसे श्रम प्रधान क्षेत्र के साथ ही इंजीनियरिंग सामान, रसायन और ऑटो कंपोनेंट जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्र शामिल हैं। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही कारीगरों, महिला नेतृत्व वाले उद्यमों और MSME को सशक्त बनाया जाएगा। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता किसानों और मछुआरों से लेकर वनवासियों, श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं, छोटे व्यवसायों और पेशेवरों तक को नए अवसरों और आर्थिक संबलता का राह सुनिश्चित करता है। समझौते के बाद यूके के बाजार सीमित अपवादों के साथ लगभग सभी भारतीय कृषि निर्यातों के लिए शुल्क मुक्त हो गए हैं। भारत यूके CETA भारत के प्रमुख आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए व्यापार और निवेश के नए रास्ते खोलेगा। इसमें टैरिफ में कमी, व्यापार के लिए सरल नियम, सेवाओं के लिए मजबूत प्रावधान और पेशेवर गतिशीलता को आसान बनाने वाले उपाय किए गए हैं। CETA के तहत भारत के लगभग पूरे व्यापार क्षेत्र को कवर करते हुए लगभग 99% टैरिफ लाइनों पर टैरिफ उन्मूलन सुनिश्चित किया गया है। लगभग 100% भारतीय वस्तुएं जैसे कपड़ा, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण, खिलौने, रसायन, इंजीनियरिंग उत्पाद, कृषि उत्पाद शून्य शुल्क पर यूके के बाजार में प्रवेश करेंगे। यह समझौता IT, वित्तीय सेवाओं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों में विस्तृत बाजार प्रदान करेगा। यह पेशेवरों के अस्थायी आवागमन के लिए एक संरचित ढांचा भी तैयार करने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त इन प्रावधानों के तहत हर साल 1800 तक भारतीय शेफ, योग्य प्रशिक्षक और शास्त्रीय संगीतकार यूके में काम कर सकते हैं। भारत ने इस समझौते के तहत अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा की है। इनमें डेयरी, अनाज और मिलेट्स, दालें और सब्जियों से लेकर सोना, आभूषण, प्रयोगशाला में विकसित हीरे शामिल हैं। किसानों, MSME और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने एक मजबूत रुख अपनाया है। भारत और यूके के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते भविष्य में दोनों देशों को न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि सामरिक और राजनीतिक रूप से भी नजदीक करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। वोकल फॉर लोकल की सोच अब जमीनी स्तर पर दिखने लगी है। दुमका जिले में खजूर के रस से गुड़ बनाने का पारंपरिक कारोबार शहर तक पहुंच चुका है। कभी ये काम झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा से सटे क्षेत्रों तक ही सीमित था, लेकिन बढ़ती मांग और स्थानीय उत्पादों को मिल रहे प्रोत्साहन ने देसी गुड़ को नया बाजार उपलब्ध कराया है। में खजूर के रस से गुड़ बनाने की परंपरा वर्षों पुरानी है। पहले यह कारोबार शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित रानीश्वर प्रखंड तक सीमित था, लेकिन अब वोकल फॉर लोकल के बढ़ते प्रभाव से यह दुमका शहर की सीमा तक फैल चुका है। अक्टूबर से अप्रैल तक कारीगर छोटी छोटी टोलियों में खजूर के पेड़ से रस निकालकर गुड़ तैयार करते हैं। खजूर का गुड़ बनाता है। हम कम से कम 15 साल से यहीं पे हैं। झारखंड मैसेंजर में 11 साल था, अभी दुमका में 2 साल से है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गुड़ का बिजनेस ठीक ही चल रहा है। इस गुड़ की खासियत इसकी सोंधी खुशबू और देसी पद्धति से तैयार होना है। स्थानीय लोगों के साथ साथ झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से गुजरने वाले मुसाफिर भी इसे खरीदना पसंद करते हैं। मांग बढ़ने के साथ गुड़ बनाने वाली टोलियों की संख्या और प्रवास क्षेत्र दोनों बढ़े हैं। अब ये रानीश्वर से लेकर दुमका शहर तक सक्रिय हैं। यहाँ पे सर खजूर गुड़ जो है ये पहले ग्रामीण क्षेत्रों में मिला करती थी और इसका जो प्रसिद्ध जगह था वो रानीश्वर प्रखंड था, जो दुमका जिला के अंतर्गत ही आता है। मगर ये पिछले साल से दुमका शहर के इर्द गिर्द भी जो है ये जो व्यवसाय है ये फैल चुका है।
गमरा गांव के मिहिर मंडल बताते हैं कि इस गुड़ में सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि स्थानीय पहचान भी जुड़ी है। यह गुड़ शुद्ध और ताजा होता है, देसी तरीके से बनता है, इसलिए इसका स्वाद अलग है। लोग इसे खास तौर पर पसंद करते हैं। तो हम लोग को दुमका रोज आना जाना है तो इसलिए खरीद लेते हैं, जो कि ओरिजिनल ये गाछ का खजूर का गुड़ है। इसमें जो है ना हड्डी जो है बहुत मजबूत और तगड़ा होता है, इसलिए हम लोग खरीदते हैं। बाजार का गुड़ अब नहीं लेते, यही गुड़ खाने में अच्छा लगता है। वोकल फॉर लोकल की पहल ने दुमका के इस पारंपरिक कारोबार को नई दिशा दी है। सरकार पहल करे तो बड़े पैमाने पर युवा पारंपरिक कारोबार से जुड़ सकेंगे और रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। डीडी न्यूज के लिए दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। राजधानी रांची समेत राज्य भर में अपराधियों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक वृद्ध महिला की हत्या और गहनों की चोरी मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और अब मौसम का मिजाज। राज्य भर में गर्मी अब लोगों को परेशान करने लगी है। चाईबासा में अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान जमशेदपुर, डाल्टनगंज और सरायकेला खरसावां में अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पाकुड़ और खूंटी जैसे जिलों में भी पारा 30 डिग्री को पार कर गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक 24 घंटे के बाद तापमान में और 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। 7 मार्च को जहां राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों में हल्की बारिश के आसार हैं, वहीं 8 मार्च को पूर्वी भागों में भी हल्की बारिश की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच आज मुंबई में T20 विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। कल खेले गए पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को आसानी से पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। मुंबई की बारी, अंग्रेजों को हार का दर्द देने की है तैयारी। यह तीसरी बार है जब भारत और इंग्लैंड T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। 2022 में इंग्लैंड ने भारत के अभियान पर ब्रेक लगाया था, जबकि 2024 में टीम इंडिया ने पलटवार कर हिसाब चुकता किया था। अब सारी नजरें वानखेड़े पर हैं। भारत की बात करें तो टीम ने अब तक सिर्फ एक मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गंवाया है, लेकिन टीम की दिक्कत 100% प्रदर्शन निकलकर न आना रहा है। फिर बात चाहे गेंदबाजी की हो या बल्लेबाजी की। जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच को छोड़ दें तो अभिषेक शर्मा का बल्ला खामोश रहा है, लेकिन भरोसा संजू सैमसन से आया है, जो अहम मौके पर काम आया। हार्दिक, सूर्या और तिलक रन के स्पीडोमीटर को तेजी देते आए हैं, जो कई मौकों पर टीम के प्रदर्शन को ऊंचाई देती है। लेकिन गेंदबाजी से तस्वीर लगातार धुंधली होती नजर आ रही है। हार्दिक और वरुण चक्रवर्ती का महंगा साबित होना टीम के समीकरण को बिगाड़ रहा है। डेथ ओवर में जिस तरह से पिछले मैच में रन लुटाए गए, वो भी सूर्या के माथे पर शिकन लाने के लिए काफी है। उधर इंग्लैंड की बात करें तो टीम सेमीफाइनल में सुपर 8 के तीनों मैच जीत कर आई है। टीम के लिए विल जैक्स तुरुप का इक्का साबित हुए हैं। उन्होंने बल्ले से 191 तो गेंद से 7 विकेट निकाले हैं। हालांकि जोस बटलर और फिल सॉल्ट की नाकामी टीम के लिए सिरदर्द है। नई गेंद से जोफ्रा आर्चर से बचकर रहना होगा, जबकि लेग स्पिनर आदिल रशीद और लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर लियाम डॉसन खतरनाक साबित हो सकते हैं। रिकॉर्ड की ओर देखें तो T20 विश्व कप में दोनों के बीच कुल 5 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 3 बार भारत ने तो 2 बार इंग्लैंड ने बाजी मारी है। वहीं वानखेड़े में दोनों टीमों के बीच 2 T20 मुकाबले हुए हैं, जिसमें दोनों ने एक बार जीत हासिल की है। कुल मिलाकर अपनी ताकत को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना होगा टीम इंडिया को, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश टीम इस समय जिस तेवर में है और जिस तरह से सुपर 8 में टीम ने अपना प्रदर्शन दिखाया है, वो कहीं ना कहीं टीम को आगे भी रख सकता है। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, मुंबई। भारत में एआई की धमक हर एक क्षेत्र का कायाकल्प कर रही है। देश में अब एआई तकनीकी नवाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक प्रगति, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय दायित्व से जुड़ा रणनीतिक विषय बन चुका है। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विस्तार अब केवल तकनीकी नवाचार तक सीमित नहीं है। यह आर्थिक प्रगति, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय दायित्व से जुड़ा व्यापक नीति विषय बन चुका है।
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में इस पर स्पष्ट रूप से जोर दिया गया कि एआई का भविष्य उसकी सस्टेनेबिलिटी पर निर्भर करेगा। भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। लगभग 1 अरब इंटरनेट उपयोगकर्ता, किफायती डेटा दरें, 5G का विस्तार और उभरती डिजिटल अवसंरचना, ये सभी कारक एआई आधारित सेवाओं के तीव्र विस्तार को सक्षम बना रहे हैं। कृषि क्षेत्र में एआई आधारित विश्लेषण फसल पूर्वानुमान, जल प्रबंधन और उत्पादकता वृद्धि में सहायक हो रहा है। उद्योगों में प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और गुणवत्ता नियंत्रण के माध्यम से दक्षता में सुधार देखा जा रहा है। वित्तीय सेवाओं और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में एआई प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, तीव्र और समावेशी बना रहा है। हालांकि एआई अवसंरचना, विशेषकर डेटा सेंटर्स, ऊर्जा की उच्च मांग उत्पन्न करते हैं। वैश्विक स्तर पर डेटा सेंटर्स की बिजली खपत निरंतर बढ़ रही है, जिससे कार्बन उत्सर्जन और संसाधनों पर दबाव की आशंका भी बढ़ती है। समिट में एआई एनर्जी नक्सस की अवधारणा को केंद्रीय महत्व दिया गया। यह स्पष्ट किया गया कि एआई और नवीकरणीय ऊर्जा परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे को सुदृढ़ करने वाले तत्व हैं। नीति आयोग की रणनीतियों और इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत भारत एआई अवसंरचना को स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से जोड़ने की दिशा में कार्य कर रहा है। भारत की सौर और पवन ऊर्जा क्षमता इस संक्रमण को व्यवहारिक आधार प्रदान करती है। ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी भंडारण, पंप्ड स्टोरेज और स्मार्ट ग्रिड जैसी पहलों से ऊर्जा आपूर्ति को अधिक विश्वसनीय और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकता है। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 की घोषणा की, एक नया कोष जो विशेष रूप से डीप टेक और क्लीन टेक एआई स्टार्टअप्स को समर्थन देगा, ताकि वे पूंजी की कमी के कारण आगे बढ़ने से न रुके। इसके साथ ही सॉवरेन जीपीयू एक्सेस पहल के तहत सरकार अपने 38,000 से अधिक जीपीयू क्लस्टर, जिसे 20,000 अतिरिक्त जीपीयू से और विस्तारित किया जा रहा है, स्टार्टअप्स को सब्सिडी दरों पर उपलब्ध करा रही है। सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव वाले एआई समाधानों के लिए यह पहल एक प्रकार की कॉम्प्यूटेशनल फिलैंथ्रोपी के रूप में देखी जा रही है। समिट में 2026 की सहमति भी स्पष्ट रही। एआई का लक्ष्य केवल एआई फॉर प्रॉफिट नहीं, बल्कि एआई फॉर प्लैनेट होना चाहिए। इस संदर्भ में फ्रूगल एआई की अवधारणा पर विशेष बल दिया गया। ऐसे मॉडल जो आकार में छोटे हों, संचालन में कम ऊर्जा खर्च करें और स्वच्छ, अनुकूलित डेटा सेट पर प्रशिक्षित हों, ताकि अनावश्यक ऊर्जा व्यय और बड़े, अप्रभावी मॉडल्स पर निर्भरता कम हो। ऊर्जा दक्ष सर्वर, लिक्विड कूलिंग प्रणाली और कम ऊर्जा खपत वाले प्रोसेसर डेटा सेंटर्स की कुल ऊर्जा आवश्यकता को कम करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। समिट के दौरान ग्रीन एआई अवसंरचना में बड़े निवेश संकल्पों की घोषणा की गई, जिससे ये संकेत मिलता है कि वैश्विक स्तर पर भी सतत एआई विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत के लिए एआई केवल आर्थिक अवसर नहीं, बल्कि संतुलित और उत्तरदायी विकास का माध्यम है। तकनीकी विस्तार और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन स्थापित कर ही दीर्घकालिक प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने यही स्पष्ट किया। ऊर्जा दक्ष, समावेशी और सस्टेनेबिलिटी आधारित एआई ही भविष्य की दिशा है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को लेकर विमर्श। दिल्ली में आज से रायसीना डायलॉग। राज्य में पर्व त्योहारों की धूम, मुख्यमंत्री आज रामगढ़ स्थित पैतृक गांव नेवरा में आयोजित बाहा पर्व में होंगे शामिल। रंगोत्सव, होली का भी राज्य भर में दिखा उत्साह। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सामूहिक प्रयास से विकास और जन कल्याण को नया आयाम देने की दोहराई प्रतिबद्धता। रांची में कई लोगों से की मुलाकात। और भारत और इंग्लैंड के बीच T20 का सेमीफाइनल मुकाबला आज। विजेता टीम की 8 मार्च को न्यूजीलैंड से होगी खिताबी भिड़ंत।